हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का थर्ड सेमेस्टर है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ट्रांसपिरेशन का टॉपिक मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न प्रेशर क्या होता है, डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट, ये तीनों कंसेप्ट इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है बायो बुक टैग। वहाँ पर जाकर आपको नोट्स मिल सकता है जो पहले से पढ़ा हुआ है, और डेली मैं जो भी नोट्स अपलोड करता हूँ वहीं से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए डिफ्यूजन, डीपी यानी डिफ्यूजन प्रेशर, डीपीडी यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। सो गाइस, बिफोर यू अंडरस्टैंडिंग डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यू शुड बी अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली डिफ्यूजन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर डिफ्यूजन क्या होता है, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि डिफ्यूजन प्रेशर और डीपीडी क्या होता है। तो सिंपली यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन डिफ्यूज़न की। डिफ्यूज़न को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और साथ में आपको नोट्स भी बनाना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में भी एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। और ध्यान रखना, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर ये जो टर्म्स है, ये डेफिनेशन से रट्टाफिकेशन करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपको ये फील ना आ जाए कि डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट क्या होता है, डिफ्यूज़न प्रेशर क्या होता है, या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। ये चीज़ें जो है आपस में इनका इंटरकनेक्शन भी हमें देखना होगा। तो ये सब हम इसी के अंदर धीरे धीरे वीडियोस बनाकर कवर करेंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो कवर करने वाले टॉपिक है वो है डिफ्यूज़न, और इससे रिलेटेड टॉपिक आता है डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिफ्यूज़न को अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन डिफ्यूज़न की। एक जो सिंपल सी डेफिनेशन है, the movement of free molecule of gas, liquid, solid from the region of higher concentration to lower concentration due to the internal or external forces is called diffusion। तो यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है जिसमें ये कहा गया है the movement of free molecule का मूवमेंट। दोस्तों, वो फ्री मॉलिक्यूल किसके हो सकते हैं? गैस के भी हो सकते हैं, लिक्विड के भी हो सकते हैं और सॉलिड के भी हो सकते हैं। क्योंकि कई लोग इसको सिर्फ और सिर्फ लिक्विड से ही रिलेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। आप गैस में भी, लिक्विड्स में भी और सॉलिड्स में भी, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको यहाँ पर इन तीनों में डिफ्यूजन देखने को मिलेगा। इन तीनों स्टेट में, मैटर की ये जो तीनों स्टेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, गैस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, इन तीनों में डिफ्यूजन आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ हो रहा है? यहाँ पर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये जो मॉलिक्यूल है ये कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ समझने जैसा है। यहाँ पर इस डेफिनेशन के अंदर दो चीज़ें अगर हम समझ जाएं तो हम डिफ्यूज़न को बहुत ही डीप में समझ जाएंगे। पहला रीज़न तो ये देखिए, पहली बात तो हमारा ये डाउट क्लियर हो गया कि डिफ्यूज़न गैस में भी हो सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, और इनका एग्जाम्पल मैं आपको देकर बताऊंगा कि कहाँ पर गैसेस में होता है, कहाँ पर लिक्विड में और कहाँ पर सॉलिड में। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ समझने जैसा है वो ये कि आखिर ये जो कॉन्सेंट्रेशन में हमने डिफरेंस क्रिएट किया, मतलब कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर हो रहा है, यानी मूव कर रहे हैं, वो क्यों मूव कर रहे हैं? कारण क्या है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने का रीज़न क्या है? दूसरा पॉइंट, ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? क्योंकि कई लोगों को तो पता होगा सिंपली कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को नहीं पता, तो वो भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। आइए सबसे पहले तो मैं ये कॉन्सेंट्रेशन का जो टॉपिक है इसको कवर करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर दो बीकर ले लिए हैं, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने एक में सॉल्यूशन 1 और एक में सॉल्यूशन 2 लिया है, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पर सेपरेट कर दिया है किसी मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, यानी किसी चीज़ के थ्रू हमने क्या कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है, जो सॉल्यूशन 1 है, इसकी कंसंट्रेशन C1 है और इसकी कंसंट्रेशन C2 है। हम अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि C1 की जो कंसंट्रेशन है वो C2 से ज़्यादा है, ठीक है, C1 की जो कंसंट्रेशन है वो C2 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पर दो सॉल्यूशन दिए गए हैं, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, और मैं कह रहा हूँ सॉल्यूशन 1 की जो कंसंट्रेशन है वो C1 है और सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन C2 है, और अब मैं कह रहा हूँ कि C1 की जो कंसंट्रेशन है वो C2 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ?
ये चीज़ आप कब समझ सकते हैं, जब आपको सॉल्यूशन का पता होगा। दोस्तों सिंपली सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट ये दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, एक है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है, ये भी आप बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे, नॉन एक्वा सॉल्वेंट। वहाँ पर भी सॉल्वेंट को बड़े डिटेल में पढ़ाया गया है और ये सभी टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो वहाँ से जब आप कंप्लीट करेंगे कि सॉल्वेंट क्या होता है तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए फिलहाल अभी के लिए कि सॉल्वेंट क्या है, जो किसी चीज़ को घोल देता है। सिंपली अगर मैं सॉल्वेंट के लिए बताऊँ, जो किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व कर दे, ठीक है, घोल दे, तो उसको क्या क्या कहते हैं हम, सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जो घुलने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट क्या है, एक चीनी, नमक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वहाँ पर शुगर भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, KMnO4 या जो चीज़ घुलने वाली हो वो वहाँ पर सॉल्यूट कहलाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सॉल्यूशन है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर सॉल्यूशन C1 इसकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, यानी इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है। समझ रहे हो, यहाँ पर 2 लीटर अगर मान लीजिए 1 लीटर इसमें पानी है, 1 लीटर इसमें पानी है, तो यानी कि इसमें जो है हमने 2 चम्मच यानी 2 स्पून सोल्ट डाल दिया है और इसमें सिर्फ 1 स्पून सोल्ट डाल दिया है। तो 2 स्पून की वजह से पानी तो ये सेम ही है, यहाँ पर भी 1 लीटर है, यहाँ पर भी 1 लीटर, लेकिन यहाँ पर हमने 2 चम्मच नमक डाला है, यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाला है, जिसकी वजह से इसकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। तो कंसेंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि सॉल्यूशन के अंदर अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो उसकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा है। अगर मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको कॉमनली आपके पड़ोस में दिखता हुआ मिल जाएगा, जैसे कोई दूध बांटने वाला आता है तो पड़ोस की आंटी देखते ही बता देती है, दूध में उंगली करेंगी, हल्का सा देखेंगी, अरे भैया आज आपने दूध पतला लिया है, यानी कि उन्होंने देखकर ही बता दिया कि उसकी कंसेंट्रेशन क्या है, यानी कि वो दूध डाइल्यूट दिया है। समझ रहे हो, अगर आपने दूध में पानी डाल दिया तो यानी आप उसकी डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो उस दूध को, यानी पतला कर रहे हो। अगर आपने दूध को गर्म करते रहे, वो धीरे धीरे दूध मोटा होता चला जाएगा, यानी कंसंट्रेटेड होता चला जाएगा। समझ रहे हो, तो यानी कंसंट्रेशन यानी गाढ़ापन, ठीक है। तो आई होप अब आपको कंसंट्रेशन का टर्म समझ में आ गया हो। अब यहां पर कहा गया है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीजें मूव कर रही हैं, यानी जैसे वो गैस हो या लिक्विड हो या सॉलिड हो, उसको कहा जाता है डिफ्यूजन। अब मैं कहता हूं कि भाई हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीजें मूव क्यों कर रही हैं। तो दोस्तों किसी भी चीज के मूवमेंट करने की जो 2 वजह हैं, ठीक है, 2 मूवमेंट रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी चीज के मूव होने के, किसी चीज के मूवमेंट के, गति के। तो पहला है एक्टिव मूवमेंट, दूसरा है पैसिव मूवमेंट। ध्यान रखना, यहाँ पर भले ही आपको लग रहा हो कि यार ये सब एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन ये नॉलेज है, ये आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि मूवमेंट जो होता है किसी चीज़ के मूवमेंट के 2 रीज़न है, यानी 2 मूवमेंट जो होते हैं वो किसी भी मूवमेंट के रेस्पॉन्सिबल है। पहला है एक्टिव मूवमेंट, दूसरा है पैसिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट क्या है, जिसमें किसी चीज़ की किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो एक्सटर्नल एनर्जी हो, मेटाबॉलिक एनर्जी हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर हमें एनर्जी चाहिए, यानी ATP की जरूरत पड़ती है, ATP। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं सिंपली कहूँ एक्टिव मूवमेंट क्या है, जिसे होने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत हो या किसी मेटाबॉलिक एनर्जी की, यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। पैसिव मूवमेंट क्या है, जिस मूवमेंट को होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो उसको कहा जाता है पैसिव मूवमेंट। तो डिफ्यूजन एक पैसिव मूवमेंट है, ध्यान रखना, इसमें किसी भी तरह की एनर्जी की ज़रूरत नहीं। एक्टिव मूवमेंट क्या है, ये हमारे पास एक चेयर रखी हुई है, कुर्सी रखी हुई है, अब मैं इस कुर्सी को यहाँ से यहाँ कर देता हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी कुर्सी को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रख रहे हैं, यानी आपने एनर्जी दी, आपने एनर्जी लगाई उसे यहाँ से यहाँ रखने में, वो खुद नहीं गई, कुर्सी वहीं पर वहीं थी, लेकिन आपने उठाया, आपने वर्क डन किया, आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एनर्जी दी उसको यहाँ से यहाँ रखने में, कुर्सी खुद नहीं गई थी। तो यानी कि वो कैसा मूवमेंट होगा, वो एक एक्टिव मूवमेंट होगा। लेकिन अगर वो कुर्सी अपने आप गई होती तो उसको कहते हैं हम पैसिव मूवमेंट। और पैसिव मूवमेंट कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन भी एक तरह का पैसिव मूवमेंट है। आइए इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ वापस, अब हम आई थिंक उस लेवल पर पहुँच चुके हैं कि डिफ्यूजन को बहुत ही डीप में पहुँच जाएंगे। इतनी अगर बातें समझ चुके हैं जितनी मैं बता चुका हूँ, आप डिफ्यूजन को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इधर कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, इधर कंसेंट्रेशन कम है। किस चीज़ की, सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की यहाँ पर ज़्यादा है। ध्यान रखना, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक
पोर लगा दूं, एक छिद्र बना दूं, ठीक है, यहां पर छेद कर दूं। अब क्या होगा, अब यहां से ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं ये तेजी से मूव करेंगे यहां पर, ठीक है, कहां पर मूव करेंगे, सॉल्यूशन 2 की तरफ, यानी C2 की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि इधर सॉल्यूट की कमी है, इधर सॉल्वेंट की कमी है, तो सॉल्वेंट इधर से इधर जाएगा, सॉल्यूट इधर से इधर जाएगा। इसको कहा जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन दोनों तरफ चल रहा है भैया, एक तरफ सॉल्यूट का यहां पर चल रहा है सॉल्वेंट का डिफ्यूजन, तो इधर चल रहा है सॉल्यूट का डिफ्यूजन। ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो इधर भाग रहे हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर भाग रहे हैं, दोनों तरफ आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। और कब तक ये एक्सचेंज होता रहेगा, जब तक के दोनों की मात्रा बराबर ना हो जाए, इधर सॉल्वेंट और इधर सॉल्यूट पार्टिकल इक्वल ना हो जाए, तब तक कि ये डिफरेंस, ये जो इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट किया है, जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक कि ये मूवमेंट होता रहेगा। दोस्तों डिफ्यूजन को समझने के लिए एक और प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पर मेटल के 2 बॉक्स ले लिए हैं। एक मेटल बॉक्स का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे मेटल बॉक्स का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब हमने इन दोनों को आपस में टच कर दिया और एक इंसुलेटिंग बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। इंसुलेटिंग बॉक्स के अंदर बंद करने का मतलब क्या है, ये हम BSc सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1, उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। इंसुलेटिंग बॉक्स के अंदर अगर आप किसी चीज को बंद करते हैं, यानी अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं जा सकता, बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं जा सकता। इंसुलेटिंग बॉक्स ऐसी बॉक्स होती है जिसमें टेम्परेचर का कोई आदान प्रदान एक्सचेंज नहीं होगा। अब यहां पर क्या होगा गाइस, व्हाट विल हैपन हियर, ये जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ये फ्लो करेगा 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ, यानी इस मेटल से इस मेटल की तरफ टेम्परेचर का फ्लो होगा। और कब तक होगा, जब तक कि दोनों तरफ 50-50 डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, ठीक है। यहां पर कंसंट्रेशन का मामला था, यहां पर टेम्परेचर का मामला था, यहां पर होगा प्रेशर का मामला। आइए एक और एग्जांपल के साथ बहुत अच्छे से समझते हैं, ये लास्ट एग्जांपल है। दोस्तों हमारे किचन में जो LPG गैस होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, अच्छा इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि है तो ये गैस लेकिन इसको कर दिया गया है लिक्विफाइड। कैसे किया गया है लिक्विफाइड, प्रेशर डालकर। हमने क्या किया, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, अगर आप उनको जबरदस्ती यानी प्रेशर लगा करके उसको पास ले आए उन मॉलिक्यूल्स को, तो धीरे धीरे वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं 9th क्लास में ही स्टेट ऑफ मैटर के अंदर कि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बहुत पास होते हैं, उनके अंदर उनके बीच में जो स्पेस होता है बहुत ही कम होता है, और लिक्विड के अंदर थोड़ा सा स्पेस होता है लेकिन गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। तो यहाँ पर ये जो गैसेस के वो जो स्पेस है वो मॉलिक्यूल के बीच, वो हमने कम कर दिया प्रेशर डालकर। ज़बरदस्ती हमने पिस्टन की हेल्प से, किसी भी चीज़ की हेल्प से, हमने प्रेशर की वजह से हमने क्या कर दिया, उस गैस को लिक्विड में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने प्रेशर की वजह से यहाँ पर इसे लिक्विड में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर सोचिए कि इस गैस के अंदर कितना ज़्यादा प्रेशर है। अब बाहर का प्रेशर 0 है, अंदर का प्रेशर हाई है। अब यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कोई भी चीज़ मूव करेगी नहीं करेगी। जैसे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ रही है तो यहाँ पर भी डिफ्यूजन होगा। तो दोस्तों ये जो आपको कॉमन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं घर में, किचन सिलेंडर जो रहता है अपने आप, चाहे आप इस गैस को ऊपर इतनी ऊंचाई पर रख लीजिए, ये ग्रेविटेशन फोर्स को भी मात दे देगा, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ये गैस यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर जाएगी और यहाँ पर लगातार गैस निकलती रहती है। ये क्या है, डिफ्यूज़न है, ठीक है। तो डिफ्यूज़न में हमने देखा यहाँ पर कंसंट्रेशन में डिफरेंस, यहाँ पर टेम्परेचर में डिफरेंस, यहाँ पर प्रेशर में डिफरेंस। तो जहाँ पर भी आप डिफरेंस क्रिएट करेंगे वहीं पर डिफ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि डिफ्यूजन का मेन कारण क्या है, यानी चीजें जो मूव कर रही हैं, पैसिव मूवमेंट का मेन चीज रेस्पॉन्सिबल क्या निकल कर आया है, यानी क्या कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से पैसिव मूवमेंट हो रहा है, वो डिफरेंस। हमने यहाँ पर ग्रेडियंट डेवलप कर दिया है, जिसे साइंस भाषा में बोलते हैं डिफरेंस को ग्रेडियंट डेवलप किया है। यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट डेवलप कर दिया, यहाँ पर हमने टेम्परेचर का ग्रेडियंट डेवलप कर दिया, यानी डिफरेंस क्रिएट किया। यहाँ पर हमने प्रेशर का डिफरेंस। जहाँ पर भी आप कोई डिफरेंस क्रिएट करेंगे वहाँ पर आपको इस तरह से पैसिव मूवमेंट दिखाई देगा। और ये जो डिफ्यूजन है ये भी एक पैसिव मूवमेंट है। और यहाँ पर आप डिफ्यूजन को सिर्फ लिक्विड के रेस्पेक्ट में नहीं, ये गैस, सॉलिड, और यहाँ पर देखिए अब एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। इतनी चीज़ें तो पता चल गई, यानी कि चीज़ें जो पैसिवली मूवमेंट कर रही हैं वो डिफरेंस की वजह से मूवमेंट कर रही हैं, और जब तक ये डिफरेंस समाप्त नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, तब तक कि वो मूव करती रहती हैं। इतनी बात क्लियर हुई। एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन, ब्लोविंग ऑफ विंड, हवा का बहना, डिफ्यूजन। डिस्पर्सल ऑफ गुड स्मेल ऑफ
अगरबत्तीज इन ए रूम, आपके रूम में कोई पूजा कर रहा है, उस समय अगरबत्ती जला रहा है, वो अगरबत्ती चाहे उससे आप कितना भी डिस्टेंस पर हो, उस कमरे में पूरे में अगरबत्ती की जो स्मेल है, वो जो प्यारी सी स्मेल है, वो पूरे हवा में मतलब डिस्पर्स हो जाएगी, यानी कि उसका डिफ्यूजन हो जाएगा और वो आप तक के पहुंच जाएगी। यानी कि दोस्तों डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, आप किसी प्योर वाटर के अंदर शुगर डाल दीजिए, धीरे धीरे वो शुगर उसमें डिसोल्व हो जाएगा और पूरे पानी में उसकी जो कंसंट्रेशन है इक्वल हो जाएगी। यानी पूरे पानी में वो डिसोल्व होने के बाद पूरा पानी जो है, जितना आप शुगर डालोगे उसी के अकॉर्डिंग उसकी मिठास होगी, यानी उसका कंसंट्रेशन होगा, यानी वो डिसोल्व हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर डिफ्यूज़न के बहुत से एग्जाम्पल हैं। हम बचपन में देखते हैं या फिर अभी भी देखने को मिलता है कि अगर एक बाल्टी में पानी भरने के बाद उसमें नील डाल दीजिए, एक ढक्कन नील डाल दीजिए, पूरा पानी नीला कलर का हो जाता है। तो वो भी एक तरीके का क्या हुआ, डिफ्यूज़न, उस नील का उस पानी के अंदर डिफ्यूज़न हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल है डिफ्यूज़न के। ठीक है, हमने इतने सारे एग्जाम्पल जो देख लिए हैं डिफ्यूज़न की, इससे हमें अच्छे से समझ में आ गया कि डिफ्यूज़न क्या है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये भी समझ में आ गया। तो नोट कीजिए, such a diffusion of molecule in any region continue till it spread throughout the available area। diffusion कब तक होगा, अगरबत्ती जो हमने वहाँ पर हमारे रूम के अंदर जिसकी स्मेल फैल रही है, वो कब तक फैलती रहेगी, जब तक कि पूरे रूम में इक्वल ना हो जाए। ठीक है, यानी सच ए डिफ्यूजन मॉलिक्यूल इन ए रीजन, जब डिफ्यूजन हो रहा है वो कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक कि जो अवेलेबल जो बचा हुआ एरिया है पूरे में फैल ना जाए, तब तक के। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ये जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, ये इनके इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, गैस का काइनेटिक थ्योरी आपने पढ़ा है, 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी, बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि गैस का जो मूवमेंट होता है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी, गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी अपने अंदर एक काइनेटिक, एक गति कुछ ऊर्जा होती है, ये जब हम पढ़ चुके हैं। सो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ये जो मॉलिक्यूल मूवमेंट कर रहे हैं इनके अंदर इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है। द मॉलिक्यूल इन द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जिसमें यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर जिसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, कंटेन मोर काइनेटिक एनर्जी, यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। ऑन दैट वे, यानी कि दैट इज़ वाई दे शो फास्ट मूवमेंट, इसकी वजह से ये फास्ट मूवमेंट करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फास्ट ये जो मूवमेंट, अगर इसमें सपोज करो ज़्यादा और भी ज़्यादा अगर मैं इसे कंसंट्रेटेड कर दूं तो ये इसकी जो डिफ्यूज़न प्रेशर है वो और भी ज़्यादा हो जाएगा और जिसके कारण ये और भी तेज़ी से डिफ्यूज़ होगा, यानी इसका मूवमेंट और भी फास्ट होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी पढ़ेंगे और उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं उसको भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम नोट करते हैं, एक बार फिर से तेज़ी से रिपीट करते हैं इसको। सच ए डिफ्यूज़न ऑफ मॉलिक्यूल इन एनी रीजन कंटिन्यू टिल स्प्रेड थ्रू आउट द अवेलेबल एरिया, जब तक कि बचे हुए एरियाज में पूरा डिफ्यूज़न ना हो जाए तब तक कि वो डिफ्यूज़न जारी रहेगा। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है किस पर डिपेंड करता है, उसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, उसकी गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। द मॉलिक्यूल इन द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, वो मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ उस रीजन में रहते हैं, कंटेन मोर काइनेटिक एनर्जी, उनके अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड दैट इज़ वाई, जिसकी वजह से दे शो फास्ट मूवमेंट, वो बहुत तेज़ी से फास्ट मूवमेंट करते हैं। अब इस लाइन को ज़रा ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसमें हमें समझ में आने वाला है डिफ्यूज़न प्रेशर। ठीक है, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, जिस समय मॉलिक्यूल जो है वो मूवमेंट कर रहे होते हैं उस दौरान, कॉलिड्स देमसेल्व्स, यानी कि वहाँ पर उनके बीच होता है कॉलिजन, यानी टक्कर होती है मॉलिक्यूल के बीच। जैसे ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल की इससे टक्कर हो रही है, इस मॉलिक्यूल की इससे टक्कर हो रही है, तो इस टक्कर के कारण इस मीडियम में प्रेशर क्रिएट होता है। समझ रहे हो, आपस में जब वो वहाँ पर कॉलिजन होगा, टक्कर होगी, तो इससे क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा एंड प्रोड्यूस ए प्रेशर इन द मीडियम एंड कॉल्ड, जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, सिंपली ये जो मॉलिक्यूल है इनमें आपस में जब कॉलिजन होगा, टक्कर होगा, तो इस मीडियम में एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। अब अगर इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाए, एक्टिवेशन एनर्जी कब होगी ज़्यादा, अगर सपोज करो आपने इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया, अगर पानी को आप गर्म करना स्टार्ट कर दोगे तो पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो और भी तेज़ी से एक्टिव होकर टक्कर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होगा, उसी को कहा जाता है डिफ्यूजन प्रेशर। अगर मीडियम में अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जिस प्रेशर के साथ वो किसी मीडियम पर जोर लगाता है उसी को कहा जाता है डिफ्यूजन प्रेशर। इसको अलग अलग तरीके से लोग डिफाइन कर देते हैं।
तो अभी तक हमने पढ़ा डिफ्यूजन प्रेशर, अब हम पढ़ेंगे डीपीडी यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि डिफ्यूजन प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। फिलहाल आप इसको फटाफट नोट कीजिए। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी डिफ्यूज़न प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। डिफ्यूज़न प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूज़न प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं कि डिफ्यूज़न प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नोट करेंगे ड्यू टू दिस रीज़न, इस वजह से द डिफ्यूज़न ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर डिफ्यूज़न प्रेशर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर डिफ्यूज़न प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर द डिफ्यूज़न ऑलवेज कहाँ पर होता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ, किस रीजन में, हायर डिफ्यूज़न प्रेशर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर डिफ्यूज़न प्रेशर, जो कि हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज मैक्सिमम, डिफ्यूज़न का जो रेट होता है वो किस में मैक्सिमम होता है, इन गैसेज एंड मिनिमम इन सॉलिड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे गैसेस हैं, सॉलिड हैं, लिक्विड्स हैं, इन सभी में इनकी अलग अलग डिफ्यूज़ होने की क्षमता होती है। ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ मैक्सिमम इन गैसेस, गैसेस में डिफ्यूज़ होने की क्षमता, जैसे परफ्यूम है, परफ्यूम को आप हल्का सा जैसे ही आप स्प्रे दबाते हो अंदर से जो प्रेशर के साथ निकलता है, पूरा परफ्यूम पूरे कमरे में आपके अच्छी सी स्मेल देता है। यानी कि उसमें डिफ्यूज़ होने की जो क्षमता है एयर में वो ज़्यादा है। वहीं पर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड की गैसेस से कम है और सॉलिड की सबसे ज़्यादा मिनिमम होती है। जैसे अच्छा, मैंने एक सॉलिड का एग्जांपल नहीं दिया, सॉलिड कैसे डिफ्यूज़ हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं ब्लैक बोर्ड की। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर जब आप चौक से लिखते हैं कोई चीज़ और फिर उसके बाद आप डस्टर से मिटाते हैं, तो क्या वो पूरा का पूरा मिट जाता है? नहीं, थोड़ा बहुत चौक जो होता है वो ब्लैक बोर्ड में ही डिफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी डिफ्यूज़न हो रहा है। तो इस तरह से डिफ्यूज़न सॉलिड, लिक्विड, गैस सबका होता है। करेक्ट। तो आगे नोट कीजिए, ये जो द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज मैक्सिमम इन गैसेज एंड मिनिमम इन सॉलिड व्हेन डिसॉल्वड इन सॉल्वेंट, जब आप इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। अब हम नोट करेंगे डिफ्यूज़न प्रेशर ऑफ लिक्विड। दोस्तों, लिक्विड का डिफ्यूज़न प्रेशर अगर आप पढ़ेंगे, इस टॉपिक को जब हम क्लियर करेंगे तो हम साथ साथ हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट के बारे में। तो इसको अच्छे से नोट करना, थोड़ा समझना, क्योंकि कहीं पर गड़बड़ भी हो सकती है। गड़बड़ कहाँ पर हो सकती है, कहाँ पर सोचने में गड़बड़ हो सकती है। जैसे यहाँ पर मैंने बात की है डिफ्यूज़न प्रेशर की, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल के। लेकिन अगर हम सिर्फ डिफ्यूज़न की बात करें तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम। अगर मीडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूज़न। तो बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि कहीं कहीं पर आप गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान रखना है। तो मैंने आपको यहाँ पर आप नोट करेंगे लाइक गैसेस, जैसे गैसेस, सॉल्वेंट एंड लिक्विड ऑल्सो पोसेस डिफ्यूज़न प्रेशर, इनके बीच भी या इनमें भी डिफ्यूज़न प्रेशर होता है। द डिफ्यूज़न प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट इज़ ऑलवेज मैक्सिमम। दोस्तों, सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट चाहे कोई भी हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम वाटर, भले ही यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, लेकिन हम और भी चीज़ें हैं, और भी सॉल्वेंट है जिसका हम घोलने के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर। और ये हम पढ़ चुके हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट। वाटर को छोड़ करके जो सॉल्वेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इसे मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा चुका हूँ। सो द प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज मैक्सिमम। डिफ्यूज़न प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट का होता है वो मैक्सिमम होता है। जैसे वाटर का डिफ्यूज़न प्रेशर कितना होता है, 1236 atm। ठीक है, एंड व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल आर एडिड इन इट, जब आप प्योर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल डालते हैं तो इससे क्या होता है, द डिफ्यूज़न प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज रिड्यूस। इस पॉइंट को अगर आप नोट कर लेंगे या समझ लेंगे तो आप डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट को भी समझ लेंगे। इसलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा दोबारा से रिपीट करता हूँ। व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल, जब आप एक प्योर वाटर के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल डालोगे तो क्या होगा। अभी देखिए, जैसे यहाँ पर ये वाटर है, इसके जो मॉलिक्यूल है एकदम फ्रीली मूव कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास वाटर है, इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल है वो पूरी तरीके से इधर उधर फ्रीली मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इसमें कोई सॉल्यूट पार्टिकल डालते हैं जो कि घुलने वाला है, तो इसमें क्या होगा, क्या ये इतनी आसानी से मूव कर पाएंगे? तो इससे क्या होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इसका जो डिफ्यूज़न प्रेशर है ऑफ द सॉल्यूशन इट रिड्यूस। ध्यान रखना, सॉल्यूशन जो वाटर का या सॉल्वेंट का जो डिफ्यूज़न प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हो ना। सो
इस तरह से अब यहाँ पर हमें नोट करने वाली चीज़ क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। यानी कि जैसे ये पानी है, एकदम एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए ये कंसेप्ट। ये हमारे पास पानी है, ठीक है, पानी के अंदर अभी ये प्योर वाटर का जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो है 1236 ATM। लेकिन जैसे ही आपने इसमें सॉल्वेंट कोई सॉल्यूट पार्टिकल डाला, या सपोज कीजिए आपने नमक डाल दिया, कोई सॉल्यूट पार्टिकल डाल दिया, अब इसका जो अब यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है यानी वाटर का ही सॉल्यूशन है, ये ध्यान रखना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द डीपी यानी डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन, यानी कि उसी का सॉल्यूशन। अगर डिफरेंस कहाँ पर देखना है, एक तो जो प्योर वाटर का सॉल्वेंट है और दूसरा उसी का सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी उसी सॉल्वेंट का सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए वाटर का डिफ्यूज़न प्रेशर 1236 है। अब इसी का हमने जो सॉल्यूशन लिया, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, हमने इसमें सॉल्यूट पार्टिकल डाल दिया। अब इसका डिफ्यूज़न प्रेशर जो है वो 1200 रह गया, ठीक है। यानी कि जो 36 निकल कर आया वो क्या है, वो DPD है, यानी डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट यानी डेफिशिएंसी। तो इस तरह से आप DPD की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि DPD का मतलब यही होता है, डी जो लास्ट में जो डी आया वो डेफिशिएंसी को बता रहा है कि डिफ्यूज़न प्रेशर में जो डेफिशिएंसी आई वही है DPD, करेक्ट। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, लाइक गैसेस सॉल्वेंट एंड लिक्विड ऑल्सो पोसेस डिफ्यूजन प्रेशर, द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट इज मैक्सिमम। प्योर सॉल्वेंट का जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है, और जब आप उसमें कोई सॉल्यूट पार्टिकल डालते हैं, ऐड करते हैं, द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज रिड्यूस, उसका जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो रिड्यूस होता है। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन, और उसी का सॉल्यूशन होना चाहिए, उसको कहा जाता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज नथिंग, इट्स यहाँ पर होता है कि बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डेफिशिएंसी आ जाती है, यानी कमी आ जाती है डिफ्यूज़न प्रेशर में, उसी को कहा गया है डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। सो व्हेन ए डेफिशिएंसी इन डिफ्यूज़न प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज क्रिएटेड, जब किसी सॉल्यूशन के अंदर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है तब वहाँ पर क्या होगा, इट स्टार्ट एब्जॉर्बिंग मोर सॉल्वेंट पार्टिकल, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेंट पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। ओवरकम दिस डेफिशिएंसी, इस डेफिशिएंसी को यानी इस कमी को पूरा करने के लिए, जो डिफ्यूज़न प्रेशर जो उसने खो दिया है, उस कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, वो जो है और भी सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूज़न, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिफ्यूज़न को रेट को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। तो पहला है टेम्परेचर, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूज़न। ध्यान रखना, डिफ्यूज़न प्रेशर और डिफ्यूज़न में डिफरेंस अगर नहीं मानकर चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखिए, जब हम पहली बात कर रहे हैं टेम्परेचर के बारे में, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूज़न। रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेट ऑफ डिफ्यूज़न उतना ही ज़्यादा होगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल इज ऑल्सो इंक्रीज, बिकॉज क्यों ऐसा होता है, इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की जो गति है, वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, करेक्ट। अब हम देखते हैं नंबर सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम। अगर मीडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूज़न। इससे जो है रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो घट जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मीडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी घट जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज रिड्यूस, कम हो जाएगा। एंड द डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, अगर आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, इट इज़ इंक्रीज, जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो इंक्रीज करता है। तो अभी आपने 2 फैक्टर पढ़े, अभी और भी हम फैक्टर लिखेंगे। सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए। सो फ्रेंड्स, नोट कीजिए नंबर 3rd फैक्टर जो कि डिफ्यूज़न के रेट को अफेक्ट करते हैं। नोट कीजिए नंबर 3rd, द साइज एंड मास ऑफ द डिफ्यूजिंग पार्टिकल, यानी दोस्तों डिफ्यूज़ होने वाले जो पार्टिकल है अगर उनका साइज ज़्यादा है या मास ज़्यादा है या कम है तो ये अफेक्ट करेगा उनके डिफ्यूज़न को। तो नोट कीजिए, इफ़ द साइज एंड मास ऑफ द डिफ्यूजिंग पार्टिकल इज स्मॉलर द रेट ऑफ देयर डिफ्यूज़न विल बी फास्टर, यानी कि अगर
डिफ्यूज होने वाले जो पार्टिकल है उनका साइज स्मॉल है यानी छोटा है या उसका मास भी कम है, तो इससे क्या होगा, वो तेजी से डिफ्यूज करेंगे यानी फास्टर, उनकी जो डिफ्यूजिंग एबिलिटी होगी वो फास्टर होगी। अगर ज़्यादा मास होगा, ज़्यादा बड़ा साइज होगा तो वो उसको डिक्रीज करेगा यानी कि स्लोअर होगा। ठीक है, उसका जो डिफ्यूज़न होगा वो स्लोअर होगा। नंबर 4 फैक्टर है डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब मैंने आपको क्या कहा था, डिफरेंस। जब आप डिफ्यूजन प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस एंड लिक्विड, चाहे वो गैस हो चाहे लिक्विड हो, ऑल्सो डिपेंड अपॉन द डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट यानी डीपीजी। सो व्हेन द डिफरेंस इन द डिफ्यूजन प्रेशर इज मोर, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा डिफरेंस प्रेशर में, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर में, फास्टर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन वहाँ पर फास्टर होगा। नंबर 5 पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको केमिस्ट्री का याद दिला देगा, डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज रिलेटेड विद द डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। हम पढ़ चुके हैं दोस्तों ग्राहम लॉ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th में भी हमने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमने ग्राहम्स लॉ पढ़ा होगा। उन्होंने कहा द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, गैस जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है गैस का, इज रिलेटेड विद द डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। उसकी डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल, उसकी डेंसिटी में कुछ ना कुछ रिलेशन है, वहाँ पर कुछ ना कुछ संबंध हमें देखने को मिलेगा। तो उसी संबंध पर एक लॉ दिया था, एक नियम दिया था ग्राहम ने। उन्होंने कहा था कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। ठीक है, और इस चीज को आइए प्रूफ करके मैं आपको बताता हूं। सिंपली इन्होंने, इसका जो मतलब है वो इतना जान लीजिए, द गैसेस हैविंग ए हायर डेंसिटी, यानी कि जिन गैसेस की डेंसिटी हाई होगी, स्लोवर रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो जो है स्लोवर रेट ऑफ डिफ्यूजन शो करेंगे। ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा है, भार ज़्यादा है, तो क्या होगा, उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा वो स्लोवर होगा। अगर डेंसिटी कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीज करेगा। ठीक है, फास्टर रहेगा। तो ग्राहम्स ने ये हमें फॉर्मूला दिया था जिसमें R डिनोट कर रहा है रेट ऑफ डिफ्यूज़न को, D डिनोट कर रहा है डेंसिटी ऑफ गैस को। करेक्ट, इन्वर्स, इन्होंने कहा रेट ऑफ डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो आइए देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर आपका क्वेश्चन होगा कि सर ऑक्सीजन भी एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है, मैं चाहता हूं कि इन दोनों में से आप हमें ये बताइए कि इन दोनों में से किसका डिफ्यूज़न सबसे तेज़ी से होगा। ठीक है, यानी इन दोनों में से किसका डिफ्यूज़न तेज़ी से होगा, हम ये जानना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें ये जो फॉर्मूला है इसमें हम पुट करेंगे। हमें देखना है रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन का, तो हमने हाइड्रोजन ले लिया। ऑक्सीजन का देखना है रेट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन ले लिया। अब ऑक्सीजन का जो डेंसिटी है कितनी है, ऑक्सीजन की डेंसिटी कितनी है, 16 है। हम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आपने पढ़ा होगा, तो 16 हमने रख दिया, हाइड्रोजन का 1 रख दिया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 16 और 1, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना आएगा, 4 आएगा, इसका 1 आएगा। तो ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि हाइड्रोजन विल डिफ्यूज 4 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है 4 गुना तेजी से, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन 4 गुना तेजी से डिफ्यूज होगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये था हमारा दोस्तों फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूज़न। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूज़न, ये लास्ट पॉइंट है इसी वीडियो का। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूज़न इन प्लांट, प्लांट के अंदर, क्योंकि हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर केमिस्ट्री में भले घुस गए हों लेकिन हम पढ़ रहे हैं बॉटनी, तो हमें ये देखना चाहिए कि प्लांट के अंदर डिफ्यूज़न का क्या महत्व है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है एक्सचेंज O2 एंड CO2 इन एटमोसफेयर। हमें पता है कि जो पेड़ जो होते हैं या पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इन दोनों के रिलीज में, एक्सचेंज में, गैसेस के एक्सचेंज भी होता है, ये डिफ्यूज़न के द्वारा ही होता है। तो पहला ये इंपॉर्टेंस। दूसरा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। मैं ट्रांसपिरेशन का टॉपिक डिस्कस कर चुका हूँ, वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में जब लीफ के अंदर जो दोस्तों वाटर वेपर होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस से वो एटमॉस्फेयर से डिफ्यूज़ हो जाता है। किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिफ्यूज़न हुआ, ट्रांसपिरेशन भी डिफ्यूज़न से रिलेटेड। तीसरा है आयंस और मिनरल सॉल्ट्स जो होते हैं वो पैसिव एब्जॉर्प्शन, यानी पैसिव प्रोसेस क्या होता है, मैंने आपको बताया डिफ्यूज़न एक पैसिव प्रोसेस होता है। तो इस तरह से जो आयंस, पौधों में जो आयंस और मिनरल सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है वुड भी डिफ्यूज़न का प्रोसेस है एक। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रूट जो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी एक डिफ्यूज़न प्रोसेस है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या देखा,
हमने देखा कि डिफ्यूज़न का प्लांट के अंदर क्या महत्व है। वैसे तो अगर आप पूरी लाइफ में देखें तो डिफ्यूज़न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लेकिन हम प्लांट के रेस्पेक्ट में यहाँ पर ये 4 इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया। तो ये था दोस्तों डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट। ये पूरा टॉपिक हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। कोई भी आपको डाउट या क्वेरीज हो तो आप कमेंट में मेंशन करिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।